हमारी आज की डिस्कशंस कल का ही टॉपिक और वो है कैलकुलेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट्स। तो सबसे पहले आपको बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के अंदर फाइनल रिजल्ट्स में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है, और वो आपको एक एग्जांपल भी करके दी थी। आज है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स तो रूल्स क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। एग्जांपल है कि we have a voltmeters and ammeters connected in the circuit to measure the voltage and current। तो इसमें हमारे पास जो वोल्टमीटर रीडिंग है V is equal to 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस तरह लिखने का मतलब है कि ये वोल्ट मीटर रीडिंग पढ़ रहा है और उसकी एक स्मॉलेस्ट डिविजन्स में देयर इज 0.1 वोल्ट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द लीस्ट काउंट ऑफ दैट वोल्ट मीटर्स। इसी तरह हमारे पास जो एमीटर्स की रीडिंग है, एमीटर्स रीडिंग I, दिस इज 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर्स। तो ये जो है एमीटर्स की रीडिंग है इन एम्पियर्स, and this is the smallest measurement made by that ammeters, mean that is the least count of that instrument। Resistance of the circuit R जो है this is V upon I होता है ओम्स लॉ के मुताबिक। V is equal to IR, then R is equal to V by I। voltage 5.5 divided by 0.84 and the result is 6.2 ohms। This is the resistance of the circuit। अब percentage uncertainty of the percentage uncertainty in voltage फार्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय measured amount into 100, and this is 0.1 divided by 5.2 into 100, this is approximately 2%। This is approximately 2%। और percentage uncertainty in current, this is 0.05 by 0.84 into 100, and this is 6%। This is 6%। तो फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये बराबर है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज percentage uncertainty in resistance 2 plus 6, this is equal to 8%। So the resistance of the circuit with percentage uncertainty, this is how much, 6.2 plus minus 8%। 8% का मतलब होता है कि अगर रेजिस्टेंस 100 हो तो उसमें एरर 8 ओम्स का होगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो 100 तो नहीं है ना, दैट इज 6.2, लिहाजा ये 8 by 100 into 6.2, दैट इज approximately 0.5। so 6.2 plus minus 0.5 ohms, ये रिजल्ट है। रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटीज हमने कैलकुलेट कर ली कि हमारा जो जवाब होगा उसमें
6.2 है, लेकिन उसके अंदर एरर जो है वो 0.5 ओम्स का प्लस या माइनस में हो सकता है। अब जो है अगर कहीं ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करें जो पावर्स के अंदर आए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर क्वांटिटी, मसलन we are interested to measure the volume of a sphere using vernier calipers। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ sphere, solid sphere using vernier caliper। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है उसका फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। तो हम फिजिकली वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके उसका डाया मेजर करेंगे जिसका हाफ रेडियस होगा। और क्वेश्चन में जो आर है रेडियस, उसकी मेजरमेंट हमने की है बाय मीन्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर 2.25 प्लस माइनस 0.01 centimeters। This is the radius of that sphere। तो अब पहला काम हम क्या करते हैं कि we calculate the volume। So 4/3 3.14, R is 2.25, इसकी पावर 3 है, and the result is 47.7। result is 47.7 cubic centimeters। अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस लीस्ट काउंट डिवाइड बाई मेजर्ड अमाउंट into 100, and this is how much? This is equal to 0.4%, 0.4%। then percentage uncertainty in volume, ये इसकी पावर है 3, रेडियस की पावर 3 से हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। तो रेडियस की अनसर्टेनिटी अगर हमारे पास 0.4% है तो वॉल्यूम की जो अनसर्टेनिटी है उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज व्हाट वी गेट 1.2%। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 1.2% क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले बता चुका हूँ कि 1.2% अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि अगर 100 हो वॉल्यूम की वैल्यू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, तो उसमें अनसर्टेनिटी इज 1.2। हमारे पास तो 47.7 है क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम जो है, लिहाजा जवाब को हम एक स्टेप मज़ीद कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दिस इज 47.7 और प्लस माइनस 1.2 और क्यूबिक सेंटीमीटर्स, जबकि ये जो 1.2/100 इंटू 47.7, this is approximately 0.6। so we can write volume of the spheres 47.7 plus minus 0.6 cubic centimeters। this is the volume of the sphere। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ रेंडम मेजरमेंट्स, मीन जब हम एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें हम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं।
So in case of a random measurement, mean value बराबर होगी sum of all measurements divided by number of measurements. मसलन हम सपोज करते हैं कि लेट एक स्टूडेंट जो है वो मेजरमेंट कर रहा है 1.5, दूसरा कर रहा है 1.51, तीसरा कर रहा है 1.52 और इनकी जो मीन वैल्यू आ जाएगी, मीन वैल्यू दिस इज, ये सम हो गया और नंबर ऑफ मेजरमेंट्स पे डिवाइड कर दिया, तो ये 1.51 is the mean value of these three measurements. अब mean of the differences 1.51 और 1.50, 0.01, 1.51, 1.510, 1.52 और 1.51.01 divided by 3, तो this is how much? 0.02 divided by 3, 0.067. This is the mean of the differences. This is the mean of the differences. तो अब mean value with proper error uncertainty 1.51 plus minus 0.0067. आखिर में हमारे पास है कि फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, मसलन आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं। अब आपको पता है कि उसके लिए हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं और आपने 9th-10th के अंदर जो प्रैक्टिकल किया होगा, आप पेंडुलम को मीन से डिस्प्लेस करके जब आप फ्री करते हैं दैट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। अब आप स्टॉपवॉच आपके पास होती है और जब वो किसी भी एंड के ऊपर पहुँचे तो अब आप उसको स्टार्ट ले लेते एंड दैट कंप्लीट्स इट्स वाइब्रेशंस एंड वी गो ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस with the start of stopwatch which is measuring the time to complete maybe 10 vibrations, maybe 20 vibrations, maybe 30 vibrations. उन टोटल का टाइम जितना भी आएगा उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर दें तो क्या चीज़ आ जाएगी, एक वाइब्रेशंस का टाइम होगा एंड दैट इज टाइम पीरियड। और उसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी, least count divided by total number of vibrations. तो least count of the stopwatch divided by total number of vibrations. तो इसी वजह से total number of vibrations हम जितनी ज़्यादा लेंगे तो uncertainty या error जो है हमारे जवाब में उतना कम से कम होगा। अब उसमें ये है कि एग्जाम्पल है to measure the time period of simple pendulum using a stopwatch of least count 0.1 seconds. Now practically time to complete 30 vibrations. This is 54.63 seconds. So time to complete one vibration, this is 54.63 divided by 30 and this is 1.82 seconds, and this time to complete one vibration is called time period. This is 1.82 seconds. Now uncertainty in time period is least count divided by measured amount. This is 0.1 by number of vibrations. Number of vibrations 30 and this is 0.003. So the final result 1.82 plus minus
0.003 seconds. So this is the idea for the application of the uncertainties concept and how we solve the percentage uncertainty as well as relative uncertainties and so on. Next and the last topic is dimension analysis. तो डायमेंशन एनालिसिस एक ऐसा कंसेप्ट जिसके अंदर हमें इस बात का इल्म होता है, पता चलता है कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है, ये किस रेशो से मिलें कि कोई और डिराइव क्वांटिटी बन जाए. दिस इज द इंफॉर्मेशंस. मसलन वेलोसिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, तो वो किस रेशो से बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं वो किस रेशो से मिले कि वी गेट द वेलोसिटी, किस रेशो से मिले वी गेट द एक्सेलरेशंस, वी गेट द फोर्स, वी गेट एनर्जी, पावर वगैरह वगैरह वगैरह. तो इसमें मसलन हम बात करते हैं वेलोसिटी की. तो वेलोसिटी की यूनिट्स क्या हैं? मीटर्स पर सेकेंड. मीटर लेंथ की यूनिट है और डायमेंशन एनालिसिस में उसे ऐसे लिखा जाएगा, और सेकंड टाइम की यूनिट है, ऐसे लिख दें. और एक स्टेप फिर और करेंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड. इसी तरह एक्सेलरेशन यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है. तो मीटर सेकंड स्क्वायर और यहाँ से फोर्स यूनिट न्यूटन. अब न्यूटन्स को हम चेंज करेंगे सिंस F इज इक्वल टू ma. सो मैस किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट मीन्स Newton is equivalent to kilogram meters second inverse square. So dimension of the force m for mass, length meter length की यूनिट है और second inverse square है -2. mass, length और time का इनवर्स स्क्वायर. इसका मतलब कि मैस और लेंथ और टाइम इस रेशो से मिलें तो वी गेट अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड फोर्स. इसी तरह पावर है, पावर की यूनिट्स वॉट होती है. वॉट की जगह जूल्स पर सेकंड लिख सकते हैं. जूल वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है, और दिस इज हाउ मच? न्यूटन मीटर ओवर सेकेंड्स. जूल्स वर्क की यूनिट, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हेन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शंस. फोर्स की यूनिट न्यूटन्स, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर्स, न्यूटन मीटर्स पर सेकेंड्स. अब न्यूटन इज अगेन रिप्लेस्ड बाय किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर इनटू मीटर ओवर सेकंड. तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर इनवर्स क्यूब. तो इसकी डायमेंशंस क्या लिखी जाएगी? मैस लेंथ का स्क्वायर और t-3, t की पावर -3. लिहाजा मैस, लेंथ और टाइम अगर इस रेशो से मिलें तो दिस इज व्हाट वी कॉल डायमेंशन ऑफ द पावर. ये बाज़ वक़्त मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी हो जाता है कि ये चीज़ लिखी हो और नीचे लिखा हो वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, फोर्स, पावर, कि ये किसकी डायमेंशन है, ये किसकी डायमेंशन है. तो जिसको पता होगा वो कहेगा तो ये तो फोर्स की डायमेंशन है. इसमें आप कहेंगे इधर मैस है, इधर तो नहीं है, तो इसको अगर मैस को ऐड करना चाहें भी
तो पावर 0 में लिख सकते हैं, मैस की पावर 0, लेंथ की पावर 1 और टी की पावर -1। इसमें भी मैस की पावर 0, लेंथ और टी की पावर -2। दिस इज, जो क्वांटिटी नहीं है मौजूद तो उसको उसके सिंबल और उसकी पावर 0 में लिख दें, तो भी ना लिखें तब भी ठीक है, अगर लिख दें तब भी इस तरह ये ठीक बात आ गई। अब इसका कुछ एडवांटेज है इस डायमेंशन एनालिसिस का, और वो एडवांटेज नंबर 1 तो ये है कि किसी भी इक्वेशंस की करेक्टनेस डिटरमिन कर सकते हैं बाय मींस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, और इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये मसलन हमारे पास इक्वेशन है, इट डिटरमिन्स द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन है हमारे पास f = ma। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस से कंफर्म करते हैं कि ये इक्वेशन ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और वो है फोर्स, उसकी यूनिट न्यूटन, एन कैपिटल फॉर न्यूटन। न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज लेंथ, this is mass, length t -2, this is the dimension of the left hand side, ये नंबर 1। अब राइट हैंड साइड, सबसे पहले m mass, यूनिट किलोग्राम, और डायमेंशन m कैपिटल। उसके बाद a फॉर एक्सेलरेशन, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन लेंथ टाइम। तो जब एम ए हो जाएगा देन द डायमेंशन ऑफ ये mass, length, t। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, we conclude that this equation is dimensionally correct। जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशंस, कि हम किसी भी इक्वेशंस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं डायमेंशन एनालिसिस का, और रिजल्ट के बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि यस दिस इज करेक्ट इक्वेशंस। और इसी तरह फिजिक्स की जो इक्वेशन भी आप देखना चाहें तो इससे जो है वो देखी जा सकती है। इसके बाद देयर आर सम टर्म्स यूज्ड विद डायमेंशन। मसलन नंबर 1, डायमेंशनल वेरिएबल्स। There are some quantities in the physics whose dimension remains same, but these quantities varies in their magnitude or directions। तो उसमें for example force, work, power, energy, ये dimensional variables हैं in the डायमेंशन एनालिसिस। दूसरे नंबर पे डायमेंशनल कांस्टेंट, सो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज which are constant like speed of light, Planck's constant, gravitational constant. So these are dimensional constant. Number 3, dimensionless variables. There are some quantities जो कि dimensionless भी हैं और variables भी हैं. मसलन plane angle, solid angle, strain, etc. These are dimensionless variables.
और नंबर 4 डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, all integers 1 2 3 4, number 2 pi which is 22/7, etc. These are the dimensionless constants. These are called dimensionless constant.